आ गए। इनफैक्ट निकुंज, मैं आपसे सबसे बड़ी स्टॉक जिसमें बहुत क्यूरोसिटी है और बहुत न्यूज़ फ्लो है और चाल भी आ गई है, पहले उससे आज शुरुआत करना चाहूँगा, वो है जोमेटो। 41 का लो बना के 50 पे आ गया। कल की कॉन कॉल में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली प्रॉफिटेबिलिटी की। आप उसे इस समय किस तरह से देख रहे हैं, जो कमेंट्री आ रही है, जो भाव चल रहा है जिस हिसाब से? शायद जोमेटो में हमने कल बात करी थी कि जोमेटो के अंदर जोमेटो का जो बिज़नेस है और जो फूड डिलीवरी बिज़नेस है हिंदुस्तान में, उसमें दो बड़ी कंपनियां हैं। उसके अंदर तीसरी बड़ी कंपनी मुझे नहीं लगता आ सकती है, बिकॉज इसको बड़ा होने के लिए कम से कम 6 से 8 बिलियन डॉलर का बर्न लगेगा। मुझे नहीं लगता इस माहौल के अंदर किसी भी कंपनी या कॉर्पोरेट ग्रुप के पास इतनी क्षमता है कि 6 से 8 बिलियन डॉलर का बर्न करेगा। तो एक डुओपोली मार्केट है जिसके अंदर केवल दो प्लेयर रहेंगे। आर वी एक्सपेरिमेंटिंग मोर विद क्यूजीन्स? जी, हम सब क्यूजीन्स खा रहे हैं। हम चाइनीज़ खाते हैं। मेरे साहबजादे 10 साल के हैं, अब उनको सुशी का शौक लग रहा है, आजकल सुशी खाते हैं, जो हमने बात सुनी नहीं थी। तो वी आर एक्सपेरिमेंटिंग मोर विथ इन हाउस डाइनिंग, क्योंकि बाहर जाना महंगा होता है। तो आर पैलेट्स आर एक्सपेंडिंग, हम लोग खाने की वैरायटी ज़्यादा खा रहे हैं और जो मार्केट एक्सपैंड कर रहा है, तो ये जो बिज़नेस है ये टिका रहेगा। अब बात आती है जोमेटो को मार क्यों पड़ी भाई, अगर इतनी अच्छी खबर है तो वैल्यूएशन जो थी एकदम आउट ऑफ वैक हो चुके थे। वो ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे, उनकी प्रॉफिट पे नज़र नहीं थी, प्रॉफिट के क्वेश्चंस को डिसमिसिव कर रहे थे, और ब्लिंकिट का उन्होंने एक्विजिशन करा जिसमें लेकर के कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आया था। इसी जगह पर बैठकर हमने जोमेटो की कंसर्न्स भी करी थी। मगर अब हम मार्केट, अब मैं शायद दूसरी आपको तेज़ी की कहानी क्यों बता रहा हूँ, और आज एक बड़ा इंटरव्यू भी आप देखेंगे कि ईटी नाउ नेटवर्क का एक्सक्लूसिव, क्योंकि मैनेजमेंट को समझ में आ गया है कि द रूल्स आर वेरी डिफरेंट व्हेन यू बिकम अ प्राइवेट कंपनी वर्सेस अ पब्लिक कंपनी। हो सकता है प्राइवेट कंपनी में, एक प्राइवेट मार्केट में एक शानदार इन्होंने इनिंग्स खेली थी, मगर पब्लिक मार्केट के रूल्स डिफरेंट हैं और वो रूल्स समझने पड़ते हैं और रूल्स के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ता है। शायद इसीलिए कल की जो कमेंट्री में आई कि हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे 2-3 क्वार्टर में, वो सब जो निकल प्रॉफिटेबिलिटी मार्केट ने फोर्स किया। मार्केट जब पब्लिक कंपनीज में देखता है, वो डिविडेंड यील्ड देखता है, वो कैश फ्लो देखता है, वो ईपीएस देखता है। प्राइवेट मार्केट के अंदर ग्रोथ देखते हैं, मार्केट शेयर गेन देखते हैं। पब्लिक मार्केट के अंदर वो डायनामिक्स आर एट प्ले, बट दे आर नॉट द ओनली डायनामिक्स विच आर एट प्ले। निकुंज, आज एक शायद ब्लॉक डील भी होने वाली है, एक बड़े इन्वेस्टर वहाँ निकलेंगे, तो क्या ये अगर 48-45 तक आता है ब्लॉक, क्योंकि डिस्काउंट्स पे होते हैं यूजुअली, तो इन्वेस्टर्स को एक बार बेट ले सकते हैं, अटेम्प्ट करना चाहिए? देखिए 20% शेयर बढ़ चुका है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार में इसमें हमने इंटरेस्ट देखा था और जिस प्रकार की इसकी वैल्यूएशन है, इसके अंदर अभी ऊपरी रुख देखा जा सकता है, मुझे ये लगता है। ठीक है, सो ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं। निकुंज, दूसरा जो मैटर है, जो जिस तरह से विंडफॉल टैक्स गेन पर जो रिवीजन आई, आपको लग रहा है कि जो भी मेजर्स लिए थे सरकार ने, क्या इस एंटिसिपेशन में स्टील काउंटर्स पर भी एक इम्पैक्ट दिख सकता है कि शायद वहाँ पर भी कुछ रोल बैक हो, वहाँ पर भी रिविजन हो, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी? कैसे देखना चाहिए इस पूरे मैटर को? जी देखिए, आप जो बोल रहे हैं सही बात बोल रहे हैं कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि आपने ऑयल के अंदर रोल बैक कर दिया, स्टील के अंदर आप रोल बैक नहीं कर रहे हैं। स्टील के प्राइसेस इतने ज़्यादा नहीं गिरे। जिस प्रकार से रिफाइनिंग मार्जिन जो $35 हो गया था, और शायद अभी वो $4 या $5 के आसपास है, स्टील के अंदर उस प्रकार की गिरावट नहीं आई है, हालांकि रुख नीचे कर रहा है। दूसरा, स्टील कंपनीज को एक और बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कोल प्राइसेस हैव कम डाउन। तो स्टील कंपनीज को लेकर के जो प्रॉफिट में जो चैलेंज आ रहा था उनको दो तरीके से चैलेंजेस थे। नंबर 1, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, दूसरा कोल प्राइसेस ऊपर जा चुकी थी, कोल प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं, जिससे उनको सीधा बेनिफिट मिलेगा। एक्सपोर्ट के अंदर कुछ अभी परिवर्तन नहीं आया है, मगर एक्सपोर्ट में परिवर्तन शायद, मेरा ये मानना इसलिए नहीं आया बिकॉज अनलाइक रिफाइनिंग मार्जिन्स, वहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई है। मगर जो माहौल है इस समय मेटल्स का, मुझे लगता है सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आप देखिए मेटल्स कमोडिटी में रिवर्सल आ चुका है। हमें पता है कि चाइना इस समय ढीला है, हमें पता है यूरोप में चैलेंजेस है, हमें पता है विंटर आ रही है, हमें पता है यूएस में रिसेशन हो सकता है या हार्ड सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। तो कमोडिटी में इन जनरल हम देख रहे हैं जो रुख है, वह रुख इस समय परिवर्तित हो चुका है। मार्केट्स आर नॉट फार अवे फ्रॉम एन ऑल टाइम हाई, मगर आप देखिए कमोडिटी स्टॉक्स आर नोवे क्लोज टू एन ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई पर इस समय क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि कमोडिटी कंज्यूमर है। ऑल टाइम हाई पर इस समय क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रकार का इंटरनल इकोनॉमी पे बैठ है। तो मार्केट्स आपको बोल रहा है कि ग्लोबल सेक्टर्स को अवॉइड करिए, भले वाईटी हो भले वो मेटल्स हो।
बिल्कुल। निकुंज, साथ ही एनर्जी पैक की अगर बात करें, ऑफ कोर्स ओपेक प्लस की मीटिंग से पहले कच्चे तेल में नरमी हम देख रहे हैं, ब्रेंट में $100 के नीचे के लेवल्स भी दिखे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी आप कुछ हद तक कंसर्न्स बिल्ड कर रहे हैं, 100 के नीचे के लेवल्स बन रहे हैं अब। और अंशी, क्रूड इज द मोस्ट डिफिकल्ट एसेट क्लास टू कॉल। $135 जब क्रूड गया था, उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ है? द वॉर इज स्टिल ऑन, ओपेक ने प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ाया, बाइडेन साहब सऊदी अरेबिया गए थे, उन्होंने भी कोई वहाँ पे खासी जीत हासिल नहीं करी, मगर फिर भी क्रूड है $35 से $40 के आसपास गिर गया है। तो क्रूड को लेकर के शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मगर इस क्रूड में मेरा 2021 और 22 में मेरा व्यू था कि क्रूड में ट्रिपल डिजिट नहीं होगा, बिकॉज ईवीज आ रही हैं और लोग काफ़ी एनर्जी सेक्टर में कॉन्शियस हैं। मगर अब मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर एक रेंज बन जाएगी, हो सकता है 80 से $100 की रेंज हो सकता है 90 से $110 की रेंज हो। तो क्रूड के अंदर जो ऊपरी उछाल दिखा था, मुझे नहीं लगता आएगा वो, और क्रूड के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं लगता आएगी। निकुंज, जाने से पहले कुछ स्टॉक्स आपके रेडार पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं? अजय, PSU बैंक्स और ख़ास करके छोटे PSU बैंक्स में नज़र रखिए, और इन पर नज़र क्यों रखिए? इस समय PSU बैंक्स को हम हमेशा वैल्यू बोलते हैं, मगर इस समय PSU बैंक्स जो हैं वो ग्रोथ कैटेगरी में आ चुके हैं। तो जब वैल्यू ग्रोथ बन जाता है तो बड़ा एक अच्छा एक प्रोपोजिशन होता है इन्वेस्टर के लिए, बिकॉज सस्ते हैं और ग्रोथ आ रही है। ग्रोथ इसलिए आ रही है, बैलेंस शीट्स इनकी साफ हो चुकी हैं, और इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आएगा इस क्वार्टर के अंदर, वह है बॉन्ड यील्ड्स। बॉन्ड यील्ड्स अगर गिर चुकी हैं तो इनमें ट्रेजरी इनकम आएगी। पिछले क्वार्टर के अंदर ट्रेजरी लॉस आया था, तो जो लॉस था प्रॉफिट हो जाएगा और ग्रोथ आ रही है, तो एक प्रकार से डबल बेनिफिट इनको मिल सकता है। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 52 वीक हाई नहीं, ऑल टाइम हाई पर है, बिल्कुल रिजल्ट के पहले। तो अगर बिग डैडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल टाइम हाई पर है, तो जाहिर उसका जो इम्पैक्ट है वो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और दूसरे छोटे PSU बैंक्स में पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। वैसे भी लास्ट 3 दिन में अगर आप देखिए तो इंडिया बॉन्ड यील्ड US बॉन्ड यील्ड के साथ साथ सरकती हुई नीचे आ रही है, और लास्ट 3 दिन में जैसे मैंने आपको ट्रेडर स्क्रीन में बताया, बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस है वर्सेस द निफ्टी, और कल भी BOB, कैनरा बैंक वगैरह काफी अच्छे थे। ये